नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवलोक की कन्या पार्ट 3। शादी की तैयारियां होने लगी। राजा शेर सिंह बहुत ही खुश था। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दो। यह विवाह ऐसा होगा कि बड़े से बड़े राजा भी मुंह बाए देखते रह जाएंगे। हा 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 हा। निश्चित दिन राजा ने त्रिशूला को लाने के लिए बुढ़िया को भेजा। बुढ़िया ने 2 पालकियां तैयार करा ली। एक पालकी में उसने अपनी लड़की को दुल्हन के कपड़े पहनाकर बिठा दिया और उसके साथ ही उसने लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक भी रख दिया। सुनो, जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ उसकी किसी को कानो कान भी खबर न होनी चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने का वायदा कर चुकी हूँ, लेकिन यदि इस बात की खबर किसी को हो गई तो मेरे साथ साथ तुम सब भी मौत के घाट उतार दिए जाओगे। आप निश्चिंत रहे हुजूर आलिया, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। महाराज को तो क्या, इस बात की खबर चिड़िया तक को भी नहीं होने पाएगी। फिर बुढ़िया संतुष्ट होकर दूसरी पालकी में बैठ गई। कहार दोनों पालकियां उठाकर सिंहल द्वीप की ओर चल पड़े। शाम होने से पहले पहले वे त्रिशूला के घर जा पहुंचे। पालकियों को देखकर त्रिशूला के माँ बाप बड़े खुश हुए। आपका बहुत उपकार माँ जी, जो आप सही वक्त पर आ गई। न जाने हमारे दिल क्यों किसी बुरी आशंका से घबरा रहे थे। बेटी को विदा करते समय हर माँ बाप का दिल ऐसे ही घबराता है, लेकिन अब तुम देर न करो, अपनी बेटी को जल्दी से हमारे साथ विदा करो। कल शादी है, हमें सुबह तक राजमहल पहुंचना है। लक्कड़हारे और राजकुमारी ने खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे, लेकिन हमारी बात ध्यान रखना, किसी भी गैर को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। माँ, अरे मोती, जल्दी बटोरो। बुढ़िया ने त्रिशूला को अपनी पालकी में बिठाया और कहार दोनों पालकियां उठाकर वापस लौट पड़े। स्वामी, आज हमारी बेटी भी हमसे जुदा हो गई। पता नहीं अब हम उसे कभी देख भी पाएंगे अथवा नहीं। ऐसा न कहो त्रिशूला की माँ, ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही हमारी उससे मुलाकात होगी। जब चलते चलते वे लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए तो बुढ़िया ने कहारों से कहकर पालकी रुकवा दी। त्रिशूला बेटी, जरा बाहर तो आओ, देखो कितना सुंदर नजारा है। अभी आई दादी अम्मा। लेकिन जैसे ही त्रिशूला पालकी से बाहर निकली, कहारों ने उसे जकड़ लिया। आई, छोड़ो मुझे, दादी अम्मा, मुझे इनसे बचाओ। अरे कमबख्तो, देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे रस्सी से जकड़कर उस संदूक में डाल दो। यदि कोई यहाँ आ निकला तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। कहारों ने आनन फानन में त्रिशूला को रस्सी से जकड़ दिया। चलो, अब इसे संदूक में बंद करके पास की नदी में डाल आओ, जल्दी करो। ओह, तो यह साजिश इसी दादी अम्मा की है। बेचारी त्रिशूला अपना कोई बचाव नहीं कर सकी। कहारों ने उसे झटपट लकड़ी के संदूक में डाला और संदूक उठाकर पास की नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने संदूक को नदी में फेंक दिया। अब उसका बचना असंभव है। चलो, अब वापस लौट चलें। इस काम के लिए बुढ़िया हमें खूब धन देगी। वापस लौटकर कहारों ने दोनों पालकियां उठाई और पुनः राजमहल की ओर चल पड़े। आहा, अब मेरी बेटी ही राजकुमार की रानी बनेगी। पर्दे का रिवाज होने के कारण महाराज तो उसका चेहरा देख नहीं पाएंगे, जबकि राजकुमार ने तो वैसे ही उसका चेहरा नहीं देखा। अतः मेरी बेटी के मार्ग में कोई खतरा पेश नहीं आएगा। जब दोनों पालकियां राजमहल में पहुंची तो राजा व परिवार के सदस्यों के साथ साथ राज दरबार के विशिष्ट लोगों ने भी उनका खूब स्वागत किया। तब तक भोर का उजाला चारों ओर फैल चुका था। उसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने अपने बेटे का विवाह विधिवत बुढ़िया की बेटी के साथ उसे त्रिशूला समझकर कर दिया। बुढ़िया की साजिश का किसी को भी पता न चल सका। रात के समय, प्रिय, तुम कितनी खूबसूरत हो। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें तुम जैसी पत्नी मिली। हमने सुना है कि तुम जब हंसती हो तो आसपास गुलाब के फूल खिल उठते हैं। कृपया हमें जरा हंसकर दिखाओ, हम इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इस बात का राजकुमार को क्या जवाब देना है, बुढ़िया ने अपनी बेटी को पहले ही सिखा दिया था। अतः बुढ़िया की बेटी वंचना तुरंत उदास चेहरा बनाती हुई बोली, नहीं स्वामी, अब वैसा चमत्कार नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस देवता ने मुझे ऐसा वरदान दिया था उसने यह भी कहा था कि विवाह के पश्चात मेरे वह सारे गुण जाते रहेंगे। ओह अच्छा प्रिय, तुम उदास न हो। यदि तुम में वे गुण अब नहीं भी रहे तो मेरा प्रेम तुमसे कम नहीं होगा। वह रात उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक बिताई।
लेकिन दूसरा दिन आते ही विवाह की सारी खुशी दुख और शोक में बदल गई। भोर होने के साथ ही दिल का दौरा पड़ने से राजा शेर सिंह की मृत्यु हो गई। पिताजी, धीरज रखो राजकुमार, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। जल्दी ही तुम्हें राजगद्दी संभाल कर राज कार्य चलाना है, इसलिए अपने आप को संभालो। राजा शेर सिंह की मौत को लेकर प्रजा में तरह तरह की खुसुर पुसुर होने लगी। वंचना को त्रिशूला समझकर सभी उसकी आलोचना करने लगे। हमने तो सुना था कि राजकुमार की पत्नी बहुत से अद्भुत गुणों की स्वामिनी है, लेकिन वह तो बहुत ही मनहूस निकली, आते ही महाराज को निकल गई। अरे भाई, अभी आगे देखो और क्या होता है। मुझे तो लगता है वह कुलक्षणी हमारे लिए बहुत सी मुसीबतें साथ लाई है। भगवान न करे कि राजकुमार को कुछ हो जाए। ऐसी चर्चाएं उड़ते उड़ते राजकुमार के कानों में भी पड़ी। सुनकर राजकुमार को दुख तो हुआ, लेकिन उसने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और राज तिलक होने के बाद राजगद्दी संभालकर सुचारू रूप से राज कार्य चलाने व प्रजा की भलाई में जुट गया। इधर वह संदूक जिसमें त्रिशूला बैठी थी लगातार कई दिनों तक बहता रहा। एक दिन नदी किनारे ही खेत जोत रहे एक बूढ़े किसान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे, वह संदूक कैसा? नदी में तैरता हुआ वह संदूक के निकट पहुंचा और उसे खींचकर नदी से बाहर निकाल लाया। लेकिन संदूक को खोलते ही ढेरों मोतियों के साथ त्रिशूला को रस्सियों से बंधा पड़ा देखकर वह ठगा सा खड़ा रह गया। ओह, इस सुंदर लड़की के साथ यह अत्याचार किसने किया और ये ढेर सारे मोती इसके साथ कैसे? बूढ़े किसान की झोपड़ी पास ही थी। वह बेहोश त्रिशूला को अपने घर ले आया और उसकी सेवा शुश्रूषा में त्रिशूला शीघ्र ही होश में आ गई। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय मुझ गरीब किसान की झोपड़ी में हो बेटी, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किसने की? त्रिशूला ने रोते रोते सारी कहानी बूढ़े किसान को सुना डाली। उसके रोने से और मोती झड़े। यह देख बूढ़ा किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। ओह, इसके रोने से मोती झड़ते हैं? ऐसी विलक्षण लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। बूढ़े किसान का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। वह बहुत गरीब भी था। उसने त्रिशूला को अपने घर में ही रख लिया और मोतियों को बेचकर आनंद पूर्वक जिंदगी व्यतीत करने लगा। त्रिशूला को चूंकि मालूम नहीं था कि वह किस देश की रहने वाली है, अतः उसने उसके पास रहने में कोई आपत्ति नहीं की। एक दिन जब बूढ़ा किसान त्रिशूला के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाया तो वह उन वस्त्रों को देखकर ठठाकर हंस पड़ी। उसके हंसने से चारों ओर गुलाब के फूल खिलने लगे। हा 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 हा, आई, इसके हंसने से तो गुलाब के फूल निकल रहे हैं। एक बार फिर वह माजरा बेचारे बूढ़े किसान की समझ में नहीं आया। तभी त्रिशूला ने कहा, बाबा, देखते क्या हो, इन फूलों को राजमहल में जाकर बेच आओ, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ बेटी, तुम कहती तो ठीक हो। यह मौसम गुलाब के फूलों का नहीं है, अतः इन सुंदर गुलाब के फूलों को देखकर हर कोई इन्हें खरीद लेगा। वह फूलों की गुच्छी को सुंदर ढंग से सजाकर राजमहल जा पहुंचा और चिल्ला चिल्लाकर फूल बेचने लगा। फूल ले लो, सुंदर ताजा गुलाब के फूल ले लो। उसी समय राजा शेर सिंह का बेटा राजकुमार सूर्य सिंह शिकार से राजमहल वापस लौटा। अरे, यह बूढ़ा इतने सुंदर गुलाब के फूल कहाँ से ले आया, जबकि यह मौसम गुलाब का नहीं है। फूल ले लो, सुंदर गुलाब के फूल ले लो। उसने बूढ़े को अपने पास बुलाया और मुंह मांगे पैसे देकर सारे गुलाब खरीद लिए। बाबा, ऐसे गुलाब कल भी लेकर आना। जरूर लेकर आऊंगा हुजूर। घर लौटकर जब बूढ़े ने त्रिशूला को सारी बात बताई तो वह फिर हंस पड़ी और उसके चारों तरफ फिर गुलाब के फूल खिल उठे। हा 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 हा, आहा। बेटी, हंसना बंद करो। ये फूल मुझे अभी नहीं, सुबह चाहिए, वरना सुबह तक तो यह सब मुरझा जाएंगे। ये फूल नहीं मुरझाएंगे बाबा, तुम इन्हें कल राजा को बेच आना। अगले दिन बूढ़ा उन गुलाब के फूलों को लेकर पुनः राजमहल जा पहुंचा। उसे देखते ही सैनिक तुरंत उसे राजकुमार के पास ले गए। आहा, तुम गुलाब के फूल ले आए? हाँ अन्नदाता, यह लीजिए। सारे फूल लेकर राजकुमार ने फिर उसे मुंह मांगी रकम दिलवा दी। जब बूढ़ा चलने को हुआ तो राजकुमार अचानक ही पूछ बैठा, अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, तुम इतने सुंदर गुलाब के फूल किस बाग से लेकर आते हो? बाग से नहीं हुजूर, बल्कि। कहता कहता बूढ़ा अचानक चुप्पी साध गया। चुप क्यों हो गए? जवाब दो। यदि तुम यह फूल किसी बाग से नहीं लाते तो कहां से लाते हो? यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। वो हुजूर।
बूढ़े ने बहाना करना चाहा, लेकिन बहाना करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। हुजूर, वह अनोखी लड़की मुझे समुद्र में बहती मिली थी। वह जब हंसती है तो गुलाब के फूल खिल उठते हैं और रोती है तो उसकी आंखों से मोती झड़ने लगते हैं। ओह त्रिशूला, यह गुण तो त्रिशूला अर्थात मेरी पत्नी में थे। तो फिर जिससे मैंने विवाह किया वह कौन है? राजकुमार उसी समय अपनी पत्नी वंचना के पास पहुंचा। उस समय बूढ़ी मंदरा भी वहां मौजूद थी। दोनों ही राजकुमार के क्रोधित चेहरे को देखकर बुरी तरह भयभीत हो उठी। अरे दुष्ट स्त्रियों, सच सच बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ क्या धोखा किया है, वरना मैं तुम दोनों को फांसी पर लटकवा दूंगा। मैं भयभीत हो बुढ़िया ने सब कुछ सच सच कह सुनाया और दोनों माँ बेटी राजकुमार के कदमों में गिर पड़ी। हमें क्षमा कर दे महाराज, हमसे भूल हुई। तुम दोनों क्षमा योग्य नहीं हो दुष्ट स्त्रियों, दूर हटो। दोनों माँ बेटी बहुत गिड़गिड़ाई और रहम की भीख मांगी, लेकिन राजकुमार को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ इन दोनों दुष्ट माँ बेटियों को और ले जाकर काल कोठरी में डाल दो, ताकि बाकी की जिंदगी इनकी वहीं सड़ती रहे। उसके बाद राजकुमार स्वयं बूढ़े के साथ बूढ़े के घर गया। जब त्रिशूला को सारी बात का पता चला तो वह इतनी प्रसन्न हुई कि सारा घर फूलों से सज गया। आहा प्रिय! राजकुमार त्रिशूला को आदर के साथ राजमहल ले आया और शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही त्रिशूला से विवाह कर लिया। इस खुशी के मौके पर उसने त्रिशूला के माता पिता को भी बुलाया था। वे भी इस विवाह को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दोनों आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।